हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी में। तो आज हम अपना क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर पढ़ने से पहले आप सभी ने टर्म सुनी होगी अपनी लोअर क्लासेस में, दैट इज केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो कि नॉन रिवर्सिबल हैं, यानी कि जिन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज जैसे कि आप कोई, जैसे आप मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एक फिजिकल चेंज है जिसको आप टेम्परेचर को चेंज करके आप उसकी फिजिकल स्टेट को दोबारा से गेन कर सकते हो। बट chemical changes are those changes in which a chemical reaction take place and a new product is formed। यानी कि वो प्रोसेसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसकी खुद की अपनी नई प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि वो सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा। उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस, जिसमें एक नया सब्सटेंस बने और उसकी अपनी खुद की नई प्रॉपर्टीज हो और उसकी अपनी एक नया सब्सटेंस बने। तो सबसे पहले आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाना चाहूंगी कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैग्नीशियम व्हेन बर्न्स। अब कहीं भी अगर आपको वर्डिंग आ जाती है दैट बर्निंग, तो बर्निंग का हमेशा मतलब होता है दैट इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग कभी भी बिना ऑक्सीजन के नहीं होगी, अगर होगी तो वहां पे आपको स्पेसिफाई किया जाएगा। तो जब भी वर्ड आ जाए बर्निंग ऑफ कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पे मैंने ले लिया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, वहां पे बर्निंग ऑफ कोल आ सकता है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल आ सकता है, बर्निंग ऑफ मीथेन आ सकता है। इन एनी केस यू विल राइट ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम व्हेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिकॉज मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए वर्ड इक्वेशन का जो सिंबल इक्वेशन है उससे क्या डिफरेंस है। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन में एरो के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, एरो के जो भी चीजें हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो व्हाट आर द रिएक्टेंट इन दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन में कौन कौन से रिएक्टेंट है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दीज आर द रिएक्टेंट। और एरो के जो इस साइड हम लिखते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड वट एवर इज रिटन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। So what is the product in this equation? Magnesium oxide is the product. So magnesium when burns in the presence of oxygen give rise to magnesium oxide. अगर हम इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, यानी कि हम मैग्नीशियम का सिंबल लिखें, ऑक्सीजन का सिंबल लिखें और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल लिखें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? मैग्नीशियम प्लस Mg प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट हीट। याद रखिएगा, जब भी किसी एरो के ऊपर ट्राइंगल का मार्क नजर आए इसका मतलब वो क्या है? हीट। गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर हम यहाँ पे नंबर देखें, मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने एलिमेंट इन्वॉल्व है? 1। कितने एटम्स इन्वॉल्व है? 1। और यहाँ पे भी 1। बट इन दिस केस ऑक्सीजन कितने हैं? 2। बट यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन सिंगल है। O के नीचे अगर 2 लिखा है, O के पैर में 2, दैट इज द 2 atoms of oxygen, or I can say a single molecule of oxygen. But यहाँ पे वो क्या लिखा है? MgO. It means this equation is not a balanced equation. That's why I have written unbalanced equation. मुझे इसको बैलेंस करना है, मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगी अपने आगे वाली स्लाइड्स पे। तो मैग्नीशियम when burns in the presence of oxygen give rise to magnesium oxide, give rise, and this is an unbalanced equation। और इसी इक्वेशन में अगर आप देखें, मैंने उसके पैरों के नीचे कुछ लिखा हुआ है। Mg के नीचे मैंने क्या लिखा है? ब्रैकेट में S, O2 के नीचे लिखा है G एंड MgO के नीचे अगेन क्या लिखा है? S। These are the symbols which further explain the physical state of that particular element or compound, जो हमें ये बताएगा कि जो मैग्नीशियम है
वो किस फॉर्म में है, सॉलिड। जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो यहां से हम अपनी इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके अलावा और जो कॉमनली यूज सिंबल है, एल फॉर लिक्विड, अगर कोई लिक्विड स्टेट में होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, DIL लिखा है तो डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हमने पानी को ऐड किया हुआ है। एक्वस, एक्वस और डाइल्यूट लगभग सेम ही है। एक्वस का भी यही मतलब होता है कि हमने एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लिया और उसमें वाटर को ऐड कर दिया। और डाइल्यूट में क्या होता है कि अगर हम एसिड में पानी डाल रहे हैं तो उसको हम एक्वस नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं दैट इट इज नाउ डाइल्यूट। तो एसिड्स और बेसिस के केसेस में हम टर्म यूज करते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। So I think it is clear to you what is chemical reaction and what we mean by a word equation and what we mean by an equation which involve the symbol and what are the various symbols which represent or which make our chemical equation more informative. Now moving to the next topic, that is characteristic of chemical reaction. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है जिसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी नई प्रॉपर्टीज होंगी। तो क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो उन्हें तो हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट फिर भी कई ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिन्हें हमें डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसी के लिए हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। उन करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज अ फिजिकल चेंज और दिस इज अ केमिकल चेंज और आई कैन से अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। और जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने 5 करेक्टर लिखे हैं इन पांचों में से एक पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको एक ही करेक्टर देखने को मिले। ऐसा भी होगा कि कई इक्वेशंस में आपको एक से ज्यादा करेक्टर नजर आए। तो डोंट इवन थिंक कि भाई मैम ने तो हमें करेक्टरिस्टिक्स करवाए थे तो वो करेक्टरिस्टिक में हम बस एक करेक्टरिस्टिक को एक टाइम पे ही फोकस करें। हो सकता है कि आपकी एक इक्वेशन में आपको 2 करेक्टरिस्टिक्स भी इकट्ठे नजर आए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। इट मींस whenever two reactants combine and product formed is a gas। जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें से अगर एक प्रोडक्ट गैस है तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये जो हो रहा है, ये जो चेंज है वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जिंक, Zn, जिंक सॉलिड फॉर्म में when react with sulfuric acid it produces zinc sulfate in the aqueous form plus I have written H2 in bracket I have written G। तो हाइड्रोजन, G मतलब गैस, अ गैस इज इवॉल्व्ड व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोजन। गैस के लिए हम अपवर्ड एरो का सिंबल भी यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको गैस के लिए G ही लिखना है, आप एक अपवर्ड एरो भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ चेंज, दिस इज अ केमिकल चेंज इन विच अ गैस इज इवॉल्व। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गैस इवॉल्व हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो अब हाइड्रोजन एक गैस है। अब हाइड्रोजन एक गैस है, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। वो करेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज अ कलरलेस गैस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं है। इट इज एन ऑर्डरलेस गैस, इट मींस इसकी कोई स्मेल नहीं है, यानी कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज भी हो तब भी हमें पता नहीं लगेगा। तो फिर क्वेश्चन आता है, फिर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कीप इन माइंड when we keep a burning candle or burning spinster near it, जब भी हम कुछ burning matchstick इसके पास लेके जाएंगे, it start burning with pop sound। तो it burns with pop sound is a very very important कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये बताता है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगर कभी भी आप बर्निंग मैचस्टिक लेके जाएं और वो जो पर्टिकुलर गैस थी वो पॉप साउंड के साथ बर्न करने लगे तो इट मींस वो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि व्हेन वी ऐड ग्रैन्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एक्स in dilute sulfuric acid a gas is evolved which burns with pop sound, name
the gas as well as the crystal or the granules which we have used. तो ऑफकोर्स आंसर क्या होगा, जो गैस इवॉल्व हो रही है दैट इज हाइड्रोजन एंड जो ग्रैन्यूल्स आपने लिए हैं वो है जिंक. उन्होंने वहां पे मेंशन करेंगे कि जिंक सल्फेट फॉर्म होगा, तभी आप जिंक को चूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट जो मैंने एवोल्यूशन ऑफ गैस का जो एग्जांपल लिया है that is the very commonly used equation of photosynthesis. Carbon dioxide gas when react with water in the presence of sunlight and chlorophyll, it produces, what is this, C6H12O6, glucose. What it produces, glucose plus oxygen gas is evolved and water is formed. Oxygen is a gas, again it is a colorless gas. Again it is a colorless gas. It is again odorless gas. तो अब अगर ये भी colorless और odorless gas है तो how we can distinguish it from the hydrogen? The question comes. तो जब आप एक burning matchstick इसके पास लेके जाएंगे तो जो flame होगी और ज्यादा bright हो जाएगी. जो flame होगी वो और ज्यादा bright हो गई. It indicate that the gas which is burning here is oxygen. That the gas which burns here is oxygen. It burns with producing more flame. और ज्यादा फ्लेम के साथ ये गैस जलनी शुरू हो जाएगी. इंडिकेट करती है कि ये कौन सी गैस है, ये है ऑक्सीजन गैस. तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एवोल्यूशन ऑफ गैस. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. Now moving to the second characteristic, that is formation of precipitate. Precipitate word का क्या मतलब है? Precipitate कब बनता है, जब आपके पास दो aqueous solution थी, आपने जब उन दोनों को मिक्स किया तो एक solid product सेपरेट हो जाए. यानी कि दो aqueous solutions, दो ऐसे solution जो completely mixed थे, miscible थे बिल्कुल. यानी कि एक solution मैंने लिया, जैसे कि मैंने लिया पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड को मैंने वाटर में मिक्स किया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया. लेड नाइट्रेट को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया. बट जब मैंने इन दोनों को आपस में डिसॉल्व किया, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, व्हाट आई फाउंड, एक येलो कलर का सब्सटेंस सेपरेट आउट हो गया. उस येलो कलर के सब्सटेंस को जो सेपरेट आउट हो गया उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट. उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट. अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सबसे पहले तो आपको कलर ऑफ प्रेसिपिटेट याद रखना है कि जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेंगे तो कौन से कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे. और दूसरी चीज, इन दोनों में से किसके, यानी कि दो प्रोडक्ट्स हैं तो प्रेसिपिटेट किसके होंगे, लेड आयोडाइड के होंगे या पोटेशियम नाइट्रेट के होंगे. तो दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए दोनों को हमेशा याद रखें. सो व्हाट इज द इक्वेशन, potassium iodide, aqueous solution of potassium iodide when react with aqueous solution of lead nitrate, yellow precipitate of lead iodide separates and potassium nitrate is formed. चलिए इसको एक और इक्वेशन के थ्रू समझते हैं. जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड में ऐड किया, what I found, white colored substance gets separate out. What is this white colored substance? This is nothing but बेरियम सल्फेट. तो इट मींस किसके व्हाइट प्रेसिपिटेट है, बेरियम सल्फेट के, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. तो क्वेश्चन आता है, व्हेन वी मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड इन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, a white precipitate of substance X is formed and hydrochloric acid is produced. तो name the substance X. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, द सब्सटेंस X इज बेरियम सल्फेट. यू हैव टू लर्न दीज टू इक्वेशंस बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बाद आता है चेंज इन कलर. कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है. अगर किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है तो वो भी कई बार आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि वो जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है. तो इसमें ये जो हमारे केमिकल रिएक्शंस में चेंज इन कलर है वो कई बार एज अ टेस्ट भी हम इनको यूज करते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास एक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब ऑरेंज कलर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करेंगे तो वो जो ऑरेंज कलर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट था इट विल चेंजेस टू ग्रीन. तो दिस विल इंडिकेट द गैस विच वी हैव पास्ड. जो गैस इसके ऊपर से पास हुई है वो गैस कौन सी थी? सल्फर डाइऑक्साइड. अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑरेंज कलर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट से पास करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन, विच इंडिकेट दैट द गैस विच यू हैव पास्ड इज सल्फर डाइऑक्साइड. अगेन जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है? सिट्रिक एसिड को जब हम पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट से पास करेंगे तो उसका जो कलर है वो गुम हो जाएगा, यानी कि इट विल बिकम डीकलराइज. तो पर्पल कलर जो है अगर डीकलराइज हो गया इट इंडिकेट व्हाट वाज दैट? इट वाज एन एसिड. और यहाँ पे हमने टेस्ट के लिए सपोज एसिड ले लिया सिट्रिक एसिड. कोई भी एसिड होगा तो रिजल्ट सेम ही आएगा. देन द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. अगर मैं इन चारों में से कहूं तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन टेम्परेचर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. अब चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर का चेंज होना. टेम्परेचर का चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो वो सब्सटेंस हीट को गेन कर ले यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाए, या वो सब्सटेंस हीट को लूज कर दे यानी कि टेम्परेचर कम हो जाए. तो दोनों ही कंडीशंस में हम क्या कहेंगे? दैट देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर. तो चेंज इन टेम्परेचर दो टाइप से हम स्टडी करते हैं, एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मीन्स एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्म मीन्स हीट, यानी कि एग्जिट ऑफ हीट, यानी कि अगर एक केमिकल रिएक्शन में से हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक. अगर एक सब्सटेंस, अगर कई बार आपने देखा है जब हमें फीवर हो जाता है तो हमारी बॉडी जो होती है वो हीट इवॉल्व कर रही होती है, तो जब वो हीट इवॉल्व करती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है कि नहीं? हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है. नॉर्मली अगर हम कहें हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट जब हमारी बॉडी हीट इवॉल्व कर रही होती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 104 डिग्री भी फ़ारेनहाइट भी चला जाता है. तो व्हाई दिस सो? बिकॉज ऑफ एग्जिट ऑफ हीट. तो इसी तरीके से आप अगर इसे समझेंगे, देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज होगा जैसे ही कोई भी केमिकल चेंज या कोई भी बॉडी जो है अगर वो हीट को इवॉल्व करेगी. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली हीट रिलीज होगी. मैंने अभी आपको बताया कि एग्जांपल के थ्रू जब भी हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक. इसका दूसरा जो अगर हम पॉइंट देखें तो वो क्या है? एंडोथर्मिक. एंडो मीन्स इनटेक, इनसाइड, इनटेक ऑफ हीट, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, अगर वो केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब उसे हीट मिलेगी, तो हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन. यानी कि वो केमिकल चेंज तभी पॉसिबल है जब आप उसको हीट सप्लाई करेंगे. जब तक आपने हीट नहीं दी वो पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होगी. तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो जब वो हीट को कंज्यूम कर रहा है तो इट मीन्स क्या होगा? इट विल एब्जॉर्ब हीट, और जब उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज. टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन विल डिक्रीज. ठीक है, द टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड इट विल एब्जॉर्ब द हीट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं तो एक्सोथर्मिक में जो हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. उस एग्जाम्पल में आपको कॉमन नेम्स भी पता होने चाहिए. सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम. जनरली जो बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड उसमें वो उसको कैल्शियम ऑक्साइड नाम से नहीं, वो क्विकलाइम ही डालेंगे क्वेश्चन में. तो आपको याद रखना है व्हाट इज क्विकलाइम? कैल्शियम ऑक्साइड. क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO. तो क्विकलाइम को जब आप वाटर में डालते हैं, ये क्विकलाइम बेसिकली है क्या? ये चूना है. चूना जो आज से बहुत साल पहले जब व्हाइट वॉश करवाते थे, जब हम घरों में सफेदी करवाते थे, पेंट्स करवाते थे, तो उस टाइम पे ये यूज होता था. तो वो लोग जब वो व्हाइट वॉश करने वाले भैया घर में आते थे शाम को वो क्विकलाइम को
पानी में डिप कर देते थे। जब वो पानी में उसको डालते थे तो उसमें से प्रोडक्ट क्या बनता था, स्लेट लाइम, और इतनी ज्यादा हीट निकलती थी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा फील होता था कि पानी उबल रहा है। मैंने खुद देखा हुआ है, जब हम छोटे होते थे तो वो भैया ने एक बार उसके अंदर क्विकलाइम डाला और क्विकलाइम डालते ही वो पानी बिल्कुल ऐसे जैसे बॉइलिंग वाटर होता है वो वैसे कन्वर्ट हो गया। तो वो जो हीट इवॉल्व हो रही है, इट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयर इज रिलीज इन हीट. विच टाइप ऑफ चेंज इज दैट, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दैट, एक्सोथर्मिक. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल. इस रिएक्शन को आप लर्न कर लीजिए, आगे वाले चैप्टर्स में भी ये आपके काम आएगी. तो क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म स्लेक्ड लाइम. व्हाट इज स्लेक्ड लाइम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस. तो CaOH होल ट्वाइस क्या है? स्लेक्ड लाइम. इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं. इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज लाइम वाटर. दूसरा क्या नाम है इसका? लाइम वाटर. लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम दोनों नाम से हम इसे जानते हैं. इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहूंगी यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने इक्वेशन की है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. जब हम ये रिएक्शन कर रहे होते हैं तो अगर हम बीकर को टच करें तो वो बीकर जो है वो गर्म हो जाता है. जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर डाला तो डालने के थोड़ी देर बाद जब आप बीकर को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बीकर है वो गर्म हो गया. उसका रीजन क्या है? बिकॉज दैट पर्टिकुलर रिएक्शन हैज इवॉल्व्ड हीट. उसने हीट को रिलीज किया, और जब उसने हीट को रिलीज किया इट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो यहाँ पे जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन करवाने स्टार्ट किए थे, मैंने आपसे बताया था कि जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एक ही रिएक्शन में आएंगे. तो ये वाली जो रिएक्शन है इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं. नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड नंबर 2 चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल कर लेते हैं. वैसे मैं आपको बताऊं तो एक्सोथर्मिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक. तो एंडोथर्मिक का जो एग्जांपल है दैट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, दिस ट्रायंगल हीट. मैंने अभी पहले आपको बताया था कि जब भी ट्रायंगल लगा हो कभी भी एरो के ऊपर तो वो सिंबलाइज करता है हीट को. तो जब आप इस रिएक्टेंट्स को हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बेरियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस वाटर इज फॉर्म्ड. Plus water is formed. So this is the reaction in which a substance require heat. और जब उसे हीट चाहिए it means that type of reaction is nothing but endothermic reaction. Now the fifth characteristic is change in state. Change in state हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा डीप में नहीं है, बस इसमें हम ये कहें कि जब आप एक कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या होता है कि जो कैंडल है वो बर्न होने के बाद वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड मोल्टन वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी. तो वो जो सॉलिड कैंडल थी जब वो मोल्टन फॉर्म में आ गई, यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गई, दैट इज एन केमिकल चेंज. अब आप कहेंगे कि मैम फिर वो केमिकल चेंज कैसे हुआ? वो तो फिजिकल चेंज हुआ. जब भी बच्चा कैंडल बर्न होती है तो उसमें से कुछ गैसेस इवॉल्व होती हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो गैस इवॉल्व हो गई. आप कभी भी देखना जब आप एक कैंडल को बर्न करेंगे, अगर आप वैक्स को इकट्ठा करके उसको दोबारा से रीमोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो कैंडल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा. रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि उसके अंदर कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स थे, कुछ गैसेस थी जो इवेपोरेट हो गई. इसी वजह से चेंज इन स्टेट जो है वो एक केमिकल चेंज है. Now we come to the question why we have to balance the chemical equation. अभी मैंने आपको बताया कि मैंने जो अभी इक्वेशंस लिखी थी वो बैलेंस्ड नहीं थी, तो अब हमें बैलेंसिंग करनी क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग हमें करनी ही क्यों है? तो बैलेंसिंग हमें इसलिए करनी है ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का है, और जो मास है इस केमिकल चेंज में बिल्कुल चेंज नहीं होगा. दैट इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल चेंज. और वो
चेंज नहीं होगा, कुछ भी नया मास ना तो ऐड होगा ना ही कोई मास कभी कम होगा। तो इन अ केमिकल चेंज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जब भी वर्ड बर्निंग आ जाए तो हमें क्या ऐड करना होता है, ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जांपल लिया है वो है बर्निंग ऑफ मीथेन। तो बर्निंग ऑफ मीथेन की अगर हम बात करें तो हमें क्या गिवन है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग सिखाऊंगी, फिर आपको जब क्लियर हो जाएगा तो आपको ये इतने लॉन्ग स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, जब कार्बन के पैर के नीचे भी कोई नहीं लिखा हुआ नंबर, ना ही उसके सामने है, तो कार्बन कितने हैं, 1। प्रोडक्ट साइड भी कार्बन कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड, 4। H के नीचे क्या लिखा है, 4, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4। और इधर हम प्रोडक्ट की साइड देखें तो हाइड्रोजन हमें कितने गिवन है, 2। अब ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन देखें तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस 1, कितने ऑक्सीजन है, 3। आप इसको 2 इंटू 1 नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया। इट मीन्स 2 of the carbon dioxide and 1 of the water, then it forms the 3। तो अब इस रॉ डाटा से हमें क्या पता चलता है कि कार्बन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 4 है, प्रोडक्ट साइड 2 है। तो इट मींस हमें उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन वाले जो प्रोडक्ट साइड है हाइड्रोजन है, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 4। और जो भी आप एडिशंस करेंगे, आपको अगर कोई भी नंबर ऐड करना है तो ध्यान रखिएगा कि आप उस कंपाउंड के सामने करेंगे, उस कंपाउंड से पहले करेंगे, उस कंपाउंड को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये नहीं है कि वाटर का फॉर्मूला ही आपने चेंज कर दिया, आप अब लिख रहे हैं H4O, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप जो भी एडिशन करेंगे वो एडिशंस आपकी उस पर्टिकुलर कंपाउंड के सामने होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। अब जब हाइड्रोजन 4 हो गए, तो अब अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर दूं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब 4 कैसे हुए, ये 2 इंटू 2 क्या होता है, 4, 2 2 जा, तो जब ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। अगेन अब हम देखते हैं क्या मेरी कार्बन तो नहीं चेंज हो गई, कार्बन का नंबर तो नहीं चेंज हो गया, कार्बन इधर भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1। हाइड्रोजन चेक कर लें, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, हमने ऑलरेडी लिख लिया। ऑक्सीजन देखते हैं कि ऑक्सीजन में क्या चेंजेस आए। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2। अब प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन ध्यान से देखिए, 2 प्लस, अब ये जब जिसके पैर के नीचे कुछ ना हो तो हम कंसिडर करेंगे कि 1, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 कितने हो गए यहाँ पे, अब हाइड्रो ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और हमारे रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे क्या करना है, मुझे रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन में ऐड करना है कौन सा नंबर, मैं किस नंबर से इस 2 को मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 4 हो जाए। इट मींस मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो 2 से जो मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा, वो आप कहाँ करेंगे, उसके बिल्कुल सामने करेंगे, उसके O2 को O4 नहीं कर देंगे, दैट रिमेन O2 ओनली, और जो भी आपकी एडिशन होगी वो उसके बाहर होगी, उस पर्टिकुलर कंपाउंड से आपने पहले करनी है। तो अब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन विल कम 4। ऐसा करने के बाद आप एक बार फिर से रीचेक करेंगे कि क्या आपका आंसर सही है। कार्बन 1 1, ओके, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 4, प्रोडक्ट साइड 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, here 2 plus 2 4। इट मींस नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन को दोबारा से लिखूं तो क्या है, CH4 plus 2O2 methane plus oxygen give rise to CO2, that is carbon dioxide, plus 2 molecules of water. This is the balanced chemical equation. चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट when heated
इट फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो अगेन अब मैं लिख रही हूं पोटेशियम रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड अगेन 1। क्लोरीन Cl को इकट्ठा लेंगे, ये नहीं कि C अलग L अलग। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 1। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 3, प्रोडक्ट साइड 2। तो इट मींस कौन सा एलिमेंट यहाँ पे बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करना है? तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड अगर 3 है तो मैं किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं और इसको भी किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि दोनों का जो आंसर आ जाए सेम आ जाए? तो किससे करेंगे? इस 3 को 2 से कर देते हैं तो 6 आ जाएगा, यानी कि 3 2 जा 6, और इसको भी करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा? 6। अब देखिए चेंजेस क्या होंगे। मैंने आपको बताया कि आपको उस पर्टिकुलर कंपाउंड के बाहर लिखना है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बाहर लिखूंगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2KClO3, और जब मैं यहाँ पे चेंजेस कर रही हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3O2। तो इज इट क्लियर? अब क्या हो गया? 2KClO3 KCl प्लस 3O2। कईयों को लग रहा होगा कि इक्वेशन हो गई अब बैलेंस्ड, बट नहीं, इक्वेशन जो है वो पूरी तरह से अब चेंज हो गई है। अब हम दोबारा से देखते हैं। तो दोबारा से जब हम देख रहे हैं, पोटेशियम कितना आ रहा है? पोटेशियम रिएक्टेंट साइड 2, हेयर प्रोडक्ट साइड पोटेशियम 1, reactant side chlorine 2 and product side chlorine 1, and oxygen reactant size 3 2 are 6, okay, and product side 3 2 are 6, it's balanced. Now what I have to do कि ये जो KCl है ये भी बैलेंस हो जाए, दोनों ही 1 1 है और इधर दोनों ही 2 2 है। Can I add 2 before KCl? तो KCl से पहले 2 लगा देते हैं। जब KCl से पहले 2 लगा दिया तो अब दोबारा से देखेंगे 2 पोटेशियम बैलेंस, यहाँ 2 पोटेशियम, तो यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया। क्लोरीन 2, रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड क्लोरीन अगेन 2। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, all are balanced. So it means what is the balanced chemical equation? 2KClO3 give rise to, when we heat them, 2KCl plus 3O2. So this is a balanced chemical equation. ये दो इक्वेशन जो मैंने आपको बैलेंस करके दिखाई, ये था एक बेसिक मेथड जिसके थ्रू आप बैलेंसिंग को सीख सकते हैं। बट जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे कि आपको एक इक्वेशन दे दी और आपको कहेंगे कि इसको बैलेंस करो और उसको आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बोर्ड के एग्जाम में इक्वेशन बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है वहां पे आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और उस इक्वेशन में आपको कईयों के आगे तो स्टिक्योमेट्री लगा के देंगे और किसी भी एलिमेंट या मैं कहूं कंपाउंड के आगे वो एक्स दे देंगे। तो आपसे कहेंगे आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इट मींस यहाँ पे आपको इन सब और जो कंपाउंड्स हैं उनको देख के इसकी वैल्यू को बताना है कि इसकी एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो ये एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल आप देखेंगे Fe यहाँ पे x है और यहाँ पे लिखा है 1, तो 3 1 जा 3। तो इट मींस अगर आयरन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है तो इट मींस कहीं ना कहीं जो अभी जो मुझे रॉ नॉलेज मिली है उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी होगी? 3। बट फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि कहीं आयरन और तो नहीं है। तो आयरन यही है, प्रोडक्ट साइड भी आयरन कहीं और नहीं है। तो इट मींस योर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 3। सिंपल, आपको ऐसे ही इक्वेशन को बैलेंस करना होगा बोर्ड के एग्जाम में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट प्रोड्यूसेस मिथेनॉल। ये आप क्या, जब आप कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में पता चलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू मिथेनॉल। तो यहाँ पे हमें जो ऑलरेडी जो डाटा गिवन है उसमें उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और मिथेनॉल का 1, और मुझे निकालना कितना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि C और O के आगे मैं क्या स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाऊं जिसकी वजह से मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें, हाइड्रोजन हेयर 4, हेयर ऑल्सो 4, कार्बन 1, तो यहाँ पे कार्बन के पैर के नीचे तो कुछ भी नहीं है। इट मींस कि ये जो X है उसकी वैल्यू हो सकता है 1 ही हो, है ना। ऑक्सीजन हेयर ऑल्सो 1, तो यहाँ पे भी नहीं है।
तो क्या हमने कंक्लूड किया कि x की वैल्यू क्या आएगी 1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 1. तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स. और इसी तरीके से आएंगे, कभी भी आपको ये रॉ क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते कि आपको एक इक्वेशन दे देंगे और बैलेंसिंग के लिए पूछेंगे. तो ध्यान से रख कीजिएगा और इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा. तो चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन. नाम से ही हमें क्या पता चलता है कि जब दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए. जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उस टाइप ऑफ केमिकल चेंज को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यानी कि दो मिलके एक बनाना, कंबाइन हो जाना, दैट इज कॉम्बिनेशन. तो सीधा सा फंडा क्या है कि जिस भी रिएक्शन में प्रोडक्ट एक हो, तो आप ये दो मैंने एग्जांपल लिखे हैं. यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक है और यहाँ पे वाटर जो है वो भी एक है. एक का मतलब प्रोडक्ट एक. मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ. अगर प्रोडक्ट आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक नजर आ रहा है और रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा नजर आ रहे हैं तो वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. वेरी वेरी सिंपल. व्हेन reactants are more than one and product is one, the type of chemical reaction is called combination reaction. Then come to the second type, decomposition reaction. अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो decomposition reaction जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन की इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन. डेफिनेशन के टर्म्स में कैसे, वहां पे प्रोडक्ट सिम था, एक था, सिंगल था. यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट सिंगल है बट प्रोडक्ट जो होंगे वो मोर देन वन होंगे. यानी कि दो या दो से ज्यादा अगर आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं और रिएक्टेंट एक है तो वो कौन सी रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन. बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिवर्स कर दें, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो टूट के मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. क्योंकि ये क्या है, ये केमिकल चेंज है. तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम फर्दर 3 हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकॉम्पोजिशन एंड थर्ड इज फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन. थर्मल, अभी मैंने थर्म वर्ड का मतलब आपको, एक्सोथर्मिक में मैंने अभी आपको बताया कि थर्म वर्ड का ही मीन्स है हीट. तो जहां पे भी वर्ड थर्म आ जाए, थर्मामीटर, एक्सोथर्मिक, है ना, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, थर्मोडायनेमिक्स, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है हीट. तो जब डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया ब्रेक डाउन. तो ये जो रिएक्शंस हैं ये कौन सी रिएक्शंस हैं, ब्रेक डाउन रिएक्शन है. अगर ब्रेक डाउन किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन हो रहा है ड्यू टू हीट, यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर टूट रहा है ड्यू टू हीट, तो हम उसे क्या कहेंगे, थर्मल डीकॉम्पोजिशन. तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन में हमें क्या चाहिए, हीट. जब तक हीट नहीं मिलेगी वो पर्टिकुलर जो भी कंपाउंड है वो नहीं टूटेगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको लिख लीजिएगा अभी के अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में जरूर मिलेगा. कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. क्विकलाइम की अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी. तो क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे. कैल्शियम कार्बोनेट कॉमनली 4 नामों से जाना जाता है, लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक और एगशेल. लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक और एगशेल. तो अगर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन एगशेल इज हीटेड अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड अ गैस is liberated which extinguishes the fire, name the or give the IUPAC name of the marble or the chalk. तो क्वेश्चन में जो मार्बल और चौक आ गया तो आपने सिंपल ध्यान देना है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है. ये बहुत बार आता है कि एग शेल को जब आपने हीट किया, आपने मार्बल को जब हीट किया, तो ये एग शेल और मार्बल के नाम से ज्यादातर जाना जाएगा.
आप इसके IUPAC नेम के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे कि आपको डायरेक्ट उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया। कैल्शियम कार्बोनेट तो आपको बताना होगा कि वो कंपाउंड जो X है वो है क्या, वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एक गैस है जो कि ऑर्डरलेस है, यानी कि उसका कोई स्मेल नहीं है, जो कि कलरलेस है, उसका कोई कलर भी नहीं है, और ये क्या करती है, ये फायर को एक्सटिंग्विश कर देगी। यानी कि अगर कहीं पे भी कभी कोई आग लगी होगी तो ये मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे तो वो बुझ जाएगी। हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में, तो कौन सी गैस होती है वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग मैचस्टिक इसके पास लेके जाएंगे तो वो बुझ जाएगी, वो इंडिकेट करेगा जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब थर्मल डिकम्पोजिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं, ये भी आपको हॉट्स क्वेश्चन की टर्म्स में ही पूछे जाते हैं। क्या है, जैसे कि आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट एक ग्रीन कलर्ड कंपाउंड है, जब हम उसको हीट करते हैं तो ब्राउन कलर्ड कंपाउंड में वो डिकम्पोज हो जाएगा, प्लस आपको रॉटन एग की स्मेल आएगी, यानी कि ऐसा लगेगा कि कुछ जो एग्स हैं वो बिल्कुल सड़ चुके हैं। वो सड़े हुए जब एग्स की स्मेल आ रही है तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो राइट इट डाउन कि जब भी गैस आपको आ जाता है कि व्हेन अ ग्रीन कलर कंपाउंड इज हीटेड स्ट्रांगली it decompose to form a brown color compound and rotten egg smell is detected. Identify the green color compound and the gas evolved. तो आपका आंसर क्या होगा, आयरन सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर कंपाउंड है, और जो रॉटन एग की स्मेल आ रही है दैट इज ड्यू टू द सल्फर डाइऑक्साइड। देन अगेन आपका जो थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब एक कलरलेस कंपाउंड यानी कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो येलो कलर कंपाउंड में ये डिकम्पोज होगा और ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। जब ये रिएक्शन की जाती है तो ब्राउन कलर का हल्का सा धुआं निकलता है। उस ब्राउन फ्यूम्स वो किसकी वजह से हैं, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से हैं। क्या ऑक्सीजन के हो सकते हैं वो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक कलरलेस गैस है, इसीलिए जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं वो किसके निकल रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो दीज थ्री एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन। तीनों चीजों में आप एक कॉमन देख रहे हैं, तीनों रिएक्शंस में आप एक कॉमन चीज क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2 है। तो व्हेनेवर सच काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेस, और यहाँ पे ये ट्राइंगल क्या सिंबलाइज कर रहा है, हीट। तो जब भी ये टाइप की रिएक्शन आपको दिखे तो आप क्या कहेंगे, वो थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। सेकेंड टाइप का डिकम्पोजिशन जो है वो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि एक जो रिएक्टेंट है वो टूट रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो जो ब्रेक डाउन होगा इसमें हमारे सिलेबस में जो वाटर की जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे वो आपसे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है when electricity is passed through the water, name the gas which evolved at cathode, name the gas which evolved at anode, की कैथोड पे कौन सी होगी, एनोड पे कौन सी होगी। तो आपको याद रखना है कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। या क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है इसका कि जो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं वो 2:1 में क्यों इवॉल्व हो रही हैं, वो 2:1 में क्यों इवॉल्व होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन, अगर आप वाटर का सिर्फ फॉर्मूले को देखें क्या है H2O, तो H कितने हैं उसमें 2, O कितना है 1, दैट्स व्हाई द गैस व्हिच इज इवॉल्व्ड एट द कैथोड इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस इवॉल्व्ड एट एनोड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और इसी के साथ एक और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन गैस में वो डिकम्पोज हो जाएगा। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका थर्मल इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आपने फोटोसिंथेसिस में भी फोटो वर्ड पढ़ा होगा, तो फोटो वर्ड का ही मतलब क्या है, लाइट। फोटो वर्ड जब भी आ गया इसका मतलब क्या है, लाइट। फोटोलिटिक का क्या मतलब हुआ, दैट इज द ब्रेकडाउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट।
या वो लाइट सनलाइट भी हो सकती है और वो लाइट आर्टिफिशियल भी हो सकती है। बट अब अगर हम इस क्वेश्चन के कंट्रास्ट में बात करें, इस इक्वेशन के कंट्रास्ट में बात करें, तो वो डिकम्पोजिशन कौन सी है? दैट इज ड्यू टू द सनलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार आता है हमें कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो वो या तो आप कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, दोनों ही यूज होते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रखेंगे, आप क्या देखेंगे कि वो डीकम्पोज हो जाएगा इनटू सिल्वर एंड अ गैस इज इवॉल्व दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन गैस। आप क्या देखेंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और सिल्वर ब्रोमाइड में से सिल्वर अलग हो जाएगी और ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही सेम सिल्वर क्लोराइड के साथ भी सेम होगा। सिल्वर क्लोराइड के सैंपल को अगर आपने थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रखा तो सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, दैट इज डीकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट। तो चलिए अब हम आगे करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज को जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जो वीडियो है वो मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। बट अगर आपने अभी भी उस वीडियो को नहीं देखा है या आपने रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की ट्रिक को नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर भी रिकॉल करवाने के लिए बता दूं कि मेटल्स के नाम क्या क्या हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसमें एक मेटल जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव, यानी कि ये सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? पोटाशियम। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? प्लैटिनम। तो जितना ज्यादा मेटल ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि इस सीरीज में जितना ज्यादा उसको जो प्लेस है वो ऊपर मिला हुआ है, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से बाहर निकाल दे, उसके कंपाउंड में से उसको अलग कर दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने AB प्लस सी गिव राइज टू A प्लस CB लिया है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जो C है वो मोर रिएक्टिव मेटल है। फॉर एग्जाम्पल जो C है वो मोर रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू A। तो C ने क्या किया? C ने A को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पे खुद जाके बैठ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर किए, ये अपने एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, जो सबसे पहले जो मैंने इक्वेशन ली है वो है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो सबसे पहले आइए इन मेटल की पोजीशंस को देख लेते हैं। आयरन, आयरन कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में? दिस इज द प्लेस ऑफ आयरन। एंड कॉपर कहाँ है? कॉपर आयरन के कंपैरेटिवली नीचे है। इट मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया है कि जो जितनी ज्यादा एक मेटल रिएक्टिव होगी वो उतनी ही जल्दी दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में? यहां से क्वेश्चन आएगा, व्हेन अ ग्रे कलर्ड any solid gray substance is added to a blue colored solution, the blue color changes to greenish. Name the metal X. तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ग्रीन, अब ग्रीन कब आता है? जब आयरन सल्फेट हो, और जब आयरन सल्फेट यहाँ पे उन्होंने बोल दिया, इट मींस मेटल कौन सी है? आयरन। इज इट क्लियर? तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा और जो ब्लूइश कलर था वो ग्रीन में चेंज हो गया, और जो ग्रे कलर की आपकी मेटल थी, वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो भी आप लें, आप नेल ले सकते हैं, आप कोई आयरन का कोई भी पीस लें, वो ग्रे कलर से किस कलर में चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन में। और रेडिश ब्राउन इज द कलर ऑफ कॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कॉपर कॉपर सल्फेट की फॉर्म में होगा तो कलर क्या होगा? ब्लू। और जब कॉपर सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसका कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन। आयनिक फॉर्म में ब्लू एंड सॉलिड फॉर्म में रेडिश ब्राउन और रेड ब्राउन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगेन अगर हम देखें तो जो जिंक मेटल है
ये है जिंक, और कॉपर मेटल कंपैरेटिवली जिंक के नीचे है. इट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर. सो जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. एज अ रिजल्ट द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो किस में चेंज हो जाएगा? कलरलेस. यानी कि क्वेश्चन कैसे आएगा? When we put a silvery white substance into a blue colored copper sulfate solution, the blue color disappear. What is the substance X and give the equation. तो आंसर क्या आएगा? The substance X is zinc. तो जिंक मेटल जब आप यूज कर रहे हैं तो वो उसका जो कलर होगा सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा? कलरलेस. It will disappear and the reddish brown color copper will be obtained. दिस इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर आपको और ज्यादा क्लियर से जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू और ज्यादा इसको देख सकते हैं. नाउ कम टू द डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन है. इसमें होता क्या है? दो कंपाउंड अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं. कैसे? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? AB. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CD. AB प्लस CD गिव राइज टू AD. अब देखो A ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? D के साथ. और इधर C ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? B के साथ. इट मींस देयर इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस. यानी कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपने आयंस को एक्सचेंज कर दिया. उसका कैटायन इसके एनायन के साथ, इसका कैटायन उसके एनायन के साथ बॉन्ड बना लेगा. इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है. तो जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ध्यान से सुनिए, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं वो सारी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इट मींस अगर आपको कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दे दी जाती है और आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें एक तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तो है ही, अब बताइए कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? वो टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था. सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इन द एक्वस सॉल्यूशन. दोनों क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में. क्या हुआ? जैसे ही आपने इनको मिक्स किया, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस अलग हो गया. वो व्हाइट कलर के सब्सटेंस को क्या कहेंगे? दैट इज बेरियम सल्फेट. एक व्हाइट सॉलिड जो है वो सेपरेट हो गया. क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डाउनवर्ड एरो से. डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है कि जो पर्टिकुलर ये कंपाउंड है ये किस फॉर्म में है? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है. प्लस सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म. तो मैंने ये अभी आपको बताया, देयर इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट. दोनों के दोनों रिएक्टेंट जो है वो अपना आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे. वो इधर से उधर उठ के चला जाएगा और उधर से वो इधर आ जाएगा. जैसे आप लोग स्कूल में क्या करते हैं, क्लासरूम में अपने पार्टनर्स के साथ जो सीट एक्सचेंज कर लेते हैं, ये कुछ वैसा ही हुआ कि आपने अपने साथ वाले एडजेसेंट वाले बेंच वाले बच्चे के साथ सीट एक्सचेंज कर ली. तो जब आपने सीट एक्सचेंज की तो आप में कौन सी रिएक्शन हुई है? डबल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज बोथ हैव एक्सचेंज देयर पोजीशन. तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे आते हैं. ऑक्सीडेशन क्या है? दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन. O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन. तो दैट मीन्स क्या? अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन. अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तब वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन. यानी कि अगर एक कंपाउंड या तो ऑक्सीजन को गेन कर ले, या एक एलिमेंट एक ऑक्सीजन को गेन कर ले, या एक कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल जाए, दोनों ही केसेस में मैं क्या कहूंगी? उस पर्टिकुलर एलिमेंट की या उस पर्टिकुलर कंपाउंड की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन. रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. या तो एक कंपाउंड ऑक्सीजन को लूज कर दे या एक एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो दोनों ही केसेस में मैं क्या बोलूंगी कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड की या उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या हो रही है? रिडक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम एक और नाम से भी जानते हैं. जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो देख ली होगी तो उन्हें पता होगा, इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. तो रिडॉक्स रिएक्शन is gain of oxygen and loss of hydrogen is oxidation. Loss of oxygen and gain of hydrogen is reduction. तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव राइज टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. अब जिन्होंने पहले पढ़ा था मेरे से
तो उन्हें पता होगा कि इसमें कैसे हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करते हैं। और जिन्होंने नहीं किया, डरने की कोई बात नहीं है, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ कार्बन है और कार्बन किस में चेंज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब कार्बन ने क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम पीछे डेफिनेशन को देखें तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, कार्बन की। अब हम दूसरे पे आते हैं, जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक। तो रिडक्शन किसकी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लूज हो गया तो वो क्या हो गई, उसकी रिडक्शन। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि जब भी आपने आंसर देना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है, तो आपने हमेशा रिएक्टेंट की टर्म्स में आंसर देना है। कभी भी आप प्रोडक्ट की टर्म में, ये नहीं कि रिडक्शन में लिख दे जिंक या ऑक्सीडेशन में लिख दे कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑलवेज राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ये हमेशा ध्यान रखना। आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ऑप्शंस में प्रोडक्ट्स भी गिवन होंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वो एजेंट है जो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे की क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। तो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो भी आपने रिडक्शन में लिखा, आपने उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आंख बंद करके लिख देना है। यानी कि जिस भी सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही है वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस भी सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट एजेंट दैट विल हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर element, and oxidizing agent is that agent that will help in the reduction of the other compound or element. Now move to the another example. Manganese oxide plus HCl give rise to manganese chloride plus water plus chlorine. अब ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड से जब क्लोरीन बन रहा है तो हाइड्रोजन निकल रही है, और हमने क्या लिखा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। तो इट मींस ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, HCl की। और HCl ही लिखना है, कभी कोई Cl2 लिख दे। तो HCl की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम देखें MnO2 से MnCl2 बन रहा है, इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। जब इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया यानी कि इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। जब MnO2 से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गई और वो MnCl2 बन गया, यानी कि मैंगनीज क्लोराइड बन गया मैंगनीज ऑक्साइड से, तो उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा मैंगनीज ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट एजेंट दैट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ द अदर। रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट एजेंट दैट विल हेल्प इन ऑक्सीडेशन। तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिस भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगी सारी टाइप्स की रिएक्शन। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द अदर टॉपिक, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन की वजह से दो इफेक्ट्स आ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो जनरली जो हमारे सिलेबस में है, वो है करोजन और रेंसिडिटी। करोजन है क्या, सबसे पहला कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज करोजन। जब भी एक मेटल एयर, वाटर या किसी एसिड या किसी अदर कंपाउंड के कांटेक्ट में आने की वजह से वो मेटल का जो सरफेस है वो खराब हो जाए, मेटल का जो सरफेस है उस पे कुछ ना कुछ कोटिंग आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, करोजन। अगेन, जब एक मेटल एयर, मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके सरफेस पे कुछ ना कुछ अटैक हो जाए उसके सरफेस पे, यानी कि मैं कहूं कलर चेंज आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, करोजन।
और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जो आयरन की करोजन है उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। सिर्फ ये आयरन की करोजन के लिए ही वर्ड बना है रस्टिंग, और किसी भी करोजन के लिए कोई वर्ड नहीं है। तो करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अब आयरन की पहले हम रस्टिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की ही एक एक्टिविटी के डायग्राम्स आपके लिए ड्रॉ किए। तो अगर आप पहले टेस्ट ट्यूब में देखें तो इसमें वाटर भी है, एयर भी है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर आयरन नेल को रखा हुआ है और ऊपर से स्टॉप कॉक लगाई हुई है ताकि बाहर से कोई भी एजेंट एंटर ना कर सके। तो उस टेस्ट ट्यूब में आप क्या देख रहे हो, वाटर, एयर एज वेल एज आयरन नेल। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में अगर हम देखें तो आपको क्या दिख रहा है, वाटर है और आयरन नेल पूरी की पूरी पानी में डिप है। आयरन नेल इज कंप्लीटली डिप्ड इन वाटर और उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर डाली हुई है। वो क्यों डाली हुई है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले हम आगे चलते हैं। तीसरी टेस्ट ट्यूब में आप क्या देख रहे हैं, कोई वाटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर आयरन नेल को रखा हुआ है। अब ये तीनों जो हमारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हमने प्रोवाइड की हैं, ये बताना क्या चाह रही हैं, ये हमें बता रही हैं रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें रस्टिंग के लिए हमने जो पहली कंडीशन दी वो हमने क्या दिया, वाटर और एयर। हम क्या देखेंगे, जब हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा वाटर भी दिया, थोड़ा मॉइस्चर भी दिया और थोड़ी एयर भी दी, तो हम क्या देखेंगे, ये जो आयरन नेल है इट विल रस्ट। बट अगर सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने देखा कि सिर्फ वाटर प्रेजेंट था, और आपको मैं बता दूं ये वाटर भी बॉयल करके उसमें डाला गया था। क्यों, ऐसा क्यों, जब भी हम वाटर को बॉयल करते हैं तो जितनी भी डिजॉल्व्ड गैसेस उसमें होती हैं वो सारी इवेपोरेट हो जाती हैं। जब गैसेस इवेपोरेट हो गई तो उस पानी को उन्होंने ठंडा करके इसमें डाला, ऊपर से ऑयल की एक लेयर डाल दी। क्यों डाली, ताकि जो बाहर जो भी गैसेस हो वो दोबारा से उसके अंदर एंटर ना करें। और हम क्या देखेंगे कि ये जो आयरन नेल है इसमें रस्ट नहीं लगी, यानी कि ये वाली जो कंडीशन थी इसमें आयरन नेल को कोई रस्टिंग नहीं हुई, इट डज नॉट रस्ट एट ऑल। आयरन नेल में कोई रस्ट नहीं लगी। और यहाँ पे जब एयर और वाटर दोनों उसको प्रॉपरली मिल रहा था तो जो आयरन नेल थी इट गेट रस्टेड, आयरन नेल क्या हो गई, रस्टेड, यानी कि उसे क्या लग गई, जंग लग गई। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड केस में हमने क्या डाला है, सिर्फ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। और अगर आप यहाँ देखें मैंने क्या लिखा है, ड्राई एयर, यानी कि वो एयर जिसमें मॉइस्चर नहीं है, वो एयर जिसमें से सारा का सारा पानी किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया। और वो एब्जॉर्ब करने के लिए जो एजेंट हमने यूज किया दैट इज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज ड्राइंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं आपको एनसीईआरटी में 1 मार्क्स के, कि नेम द फॉलोइंग और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइंग एजेंट। तो उसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड इज द एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज द ड्राइंग एजेंट विच इज यूज टू ड्राई द एयर। वो एयर में से सारा का सारा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एज अ रिजल्ट द आयरन नेल विल नॉट रस्ट। तो तीनों कंडीशन से हमें क्या पता चला, दैट बोथ एयर एज वेल एज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। जब भी दोनों कंडीशंस मिलेंगी तभी रस्टिंग होगी, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन एब्सेंट है तो रस्ट नहीं लगेगी। तो ध्यान रखना आयरन की रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे आते हैं। जब आयरन को रस्ट लगेगा तो कौन से कलर का सब्सटेंस हमें नजर आएगा, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, यानी कि जो आयरन के जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी, जो उसका सरफेस होगा वो ब्राउन कोटेड हो जाएगा। तो ब्राउन कोटिंग हो गया यानी कि उस पे क्या हो गई है, रस्टिंग, यानी कि आयरन की करोजन हो गई है। अगर अब हम बात करें सिल्वर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्वर जो है वो एटमॉस्फेयर में सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड, एंड ड्यू टू विच द सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक। तो सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं वो ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कभी भी सिल्वर को देखा कि वो ब्लैक हो रहा है तो उसका रीजन क्या है कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी सल्फर थी वो कहीं ना कहीं उस सल्फर के साथ रिएक्ट कर गया, जिसकी वजह से उस सिल्वर आर्टिकल की क्या हो गई, करोजन। देन कम टू द थर्ड दैट इज कॉपर। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करके, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो जिसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो, उसके साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप कर लेता है। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि हमारे घरों में जितने भी कॉपर के आर्टिकल्स हैं, लाइक किसी के घर में जग है ना,
प्लेट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं कभी अगर हम उन्हें खुले में रखें तो वो ग्रीन कलर एक्वायर कर लेती हैं। वो ग्रीन कलर कैसे आया? क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, उसके कांटेक्ट में आते ही वो जो कॉपर आर्टिकल है इट गेट करोडेड। दिस इज ऑल अबाउट द करोजन। कंडीशंस हमने पढ़ ली है। आयरन कब रस्ट करेगा? जब उसको एयर और वाटर दोनों मिलेंगे, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट, मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी है क्या? रेंसिडिटी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमने ओपन में कई बार लेज या हम कुछ नमकीन हम खा रहे हैं, अगर हम उसे ओपन में ही छोड़ के चले जाएं, स्पेशली जो हमारे जब रेनी सीजन होता है, तो उस सीजन में जब हम उन्हें ओपन में छोड़ के कहीं चले जाते हैं या हमने खुले में ऐसे ही छोड़ दी, तो हम क्या देखेंगे, थोड़े टाइम के बाद उनके टेस्ट में, उनकी स्मेल में कुछ हमें इफेक्ट सा नजर आता है कि ये क्या हो गया और ये क्यों हो गया। तो वो जो चेंज नजर आ रहा है उसके टेस्ट में और स्मेल में, दैट इज ड्यू टू द रेंसिडिटी। दैट इज ड्यू टू द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, यानी कि जितना भी उस फूड आइटम में जितना भी फैट और ऑयल था वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसकी वजह से उसका टेस्ट और उस पर्टिकुलर जो भी हम इटेबल की बात करें उसका टेस्ट और उसकी स्मेल में चेंज आ जाएगा। ठीक है, आप देखते हो उसका क्रिस्पीनेस खत्म हो जाता है ना, उसमें एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है, तो उसका रीजन यही है। तो रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। यानी कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो वो फूड है वो रेंसिड हो गया? बिकॉज ऑफ दैट अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट, उसका स्मेल और जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अपने फूड आइटम्स को कैसे प्रिवेंट करें रेंसिडिटी से? तो सबसे कॉमन मेथड जो हम घरों में यूज करते हैं, हम उस फूड आइटम को हमें एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होगा? वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचेगा, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। इसके अलावा आप उसको नाइट्रोजन गैस में भी स्टोर करते हैं। जितने भी हम चिप्स के पैकेट खरीदते हैं, आप देखते हैं कि उस चिप्स के पैकेट में गैस फिल होती है। वो गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई द चिप्स मैन्युफैक्चर फ्लश द चिप्स पैकेट विद दैट नाइट्रोजन गैस? तो आंसर क्या है? बिकॉज नाइट्रोजन इज हाईली अनरिएक्टिव। ऑलवेज रिमेंबर, नाइट्रोजन जो है वो एक अनरिएक्टिव गैस है, इसीलिए उसको यूज किया जाता है चिप्स के पैकेट को फिल करने के लिए। अगर वो रिएक्टिव होती तो हमारे फूड आइटम के साथ रिएक्ट कर जाती, जिससे कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो सकती थी, हमें इंडाइजेशन, हमें कुछ ना कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते थे। तभी हम उसको कौन सी गैस में प्रिजर्व करते हैं? नाइट्रोजन गैस में। इसके अलावा हम फूड को रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। जितना भी हमारा फूड आइटम फैट्स और ऑयल में बना हुआ है, हम उसे अगर रेफ्रिजरेट करेंगे तब भी हम उन्हें रेंसिडिटी से बचा। अबाउट द चैप्टर, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं और कोई भी क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पे किस पे वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।